मॉनसून सत्र से ठीक पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी रणनीति को अंजाम देने में लगे हुए हैं। कल से शुरू हो रहे संसद सत्र की कार्यवाही को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप और एनडीए दलों की आज अलग अलग बैठकें हो रही हैं। इसमें संसद को सुचारू रूप से चलाने को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। पहले प्रधानमंत्री के साथ बीजेपी के बड़े नेता मुलाकात करेंगे। उसके बाद शाम करीब 7:30 बजे सभी एनडीए दल मिलेंगे और रणनीति पर चर्चा करेंगे। बीजेपी अब विपक्ष के हमले पर डटकर मुकाबला करेगी और जवाब देगी। कल 7 रेसकोर्स रोड में हुई बैठक में फैसला हुआ कि विपक्ष के हमलों पर झुकने की बजाय आक्रामक रहने की रणनीति अपनाई जाएगी। उससे पहले एक बैठक बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर पर भी हुई। फैसला लिया गया कि मॉनसून सत्र के दौरान ठोस तथ्यों और नए कागजातों के जरिए कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक अगर विपक्ष ने मांग की तो सुषमा स्वराज पर लगे आरोपों पर संसद में जवाब दे सकते हैं। मंगलवार से शुरू हो रहे संसद सत्र के दौरान किसी भी गतिरोध को दूर करने के मुद्दे पर आज सर्वदलीय बैठक होगी। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में संसद की कार्यवाही के एजेंडे पर चर्चा होगी। कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति साफ कर दी है। पार्टी ललित मोदी केस में सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी, वसुंधरा राजे और व्यापम घोटाले में शिवराज सिंह चौहान को घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस ने आक्रामक तेवर दिखाते हुए सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि विवादित मंत्रियों का इस्तीफा दिलाएं, वरना सदन नहीं चलने देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में इसी से अपनी तकरीर आरंभ करेंगे कि उन्होंने ललित गेट में जो दोषी या जिन पर आरोप लगे हैं और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ये उनके इस्तीफे अनाउंस करेंगे। और यदि भारतीय जनता पार्टी इन 1-2 दिन में उन पर एक्शन लेती है तो मेरे ख्याल में पार्लियामेंट का चलना और आसान होगा। कल अमित शाह ने बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक की। सुबह से रात तक मीटिंग का दौर चला। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर सफाई दी। वहीं रात को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अमित शाह से मुलाकात की। बैठक में शिवराज के अलावा कैलाश विजयवर्गीय और रामलाल भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी अध्यक्ष को व्यापम से जुड़े तमाम पहलुओं का ब्यौरा दिया। कई कागजात भी दिखाए। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी की ताजपोशी फिलहाल टल गई है। सूत्रों के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनावों के बाद राहुल को पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। इससे पहले मई में भी उन्हें अध्यक्ष पद सौंपने की चर्चा उठी थी। पार्टी नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि ये पार्टी का आंतरिक मामला है और इस पर सोनिया गांधी ही फैसला करेंगी। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते या नवंबर के पहले हफ्ते में बिहार विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक ये चुनाव 3 चरणों में कराए जा सकते हैं। हालांकि इस पर फैसला होना अभी बाकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी और चुनाव आयुक्त अचल कुमार ज्योति अगस्त में पटना का दौरा कर अधिकारियों और नेताओं से मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लालू टमटम रैली करे या गधा रैली, अब बिहार में उनकी सरकार नहीं आने वाली। साध्वी निरंजन ज्योति गया में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को गूंगा बताया है। कल गोंडा में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए ये आरोप लगाए। कांग्रेस ने बीजेपी को मोटी चमड़ी वाली पार्टी बताया था। दिल्ली पुलिस का अगर कोई ठुल्ला किसी रेडी पटरी वाले से पैसे मांगता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ठुल्ला वाले बयान पर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ दिल्ली के लाजपत नगर, गोविंदपुरी और डाबड़ी थाने में 3 अलग अलग मामले दर्ज हुए हैं। 2 कांस्टेबल और एक पूर्व कांस्टेबल ने अपनी शिकायत में कहा है कि ऐसे बयान से पुलिस का मनोबल कमजोर होगा। पुलिस कमिश्नर BS बस्सी ने भी अरविंद केजरीवाल के बयान की निंदा की थी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बस्सी आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे। ये मुलाकात मीनाक्षी की हत्या और राजधानी में कानून व्यवस्था को लेकर होगी। शनिवार को मीनाक्षी के घर वालों से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने बस्सी को तलब किया था। बस्सी के मुताबिक वो आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। दिल्ली के आनंद पर्वत में हुई मीनाक्षी की हत्या के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने कल पुलिस मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन से पानी फेंका। वहीं शाम को आम आदमी पार्टी के समर्थक जंतर मंतर पहुंचे और कैंडल मार्च निकाला।
रविवार को दिल्ली के खयाला इलाके में साउथ एमसीडी ने 3 इंजीनियरों को जांच पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया। आरोप है कि उन्होंने इमारत को खतरनाक नहीं बताया था। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई थी। रविवार शाम तक वहां रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चला। पुलिस ने मकान मालिक ब्रिजमोहन के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है। बीती रात पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन हुआ। पुंछ के शाहपुर करनी सेक्टर में सीमा पार से गोलीबारी की गई। हालांकि भारतीय जवानों ने इसका माकूल जवाब दिया। इसमें जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। सांगली में एनसीपी विधायक जितेंद्र आभान के एक कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। मारपीट हुई। स्टेज पर जमकर तोड़फोड़ की गई। हंगामा कर रहे लोग शिव प्रतिष्ठान नाम के संगठन से जुड़े हैं। बताया जाता है कि आह्वान ने शिव प्रतिष्ठान के संस्थापक संभाजी भिड़े पर कोई टिप्पणी की। इससे कार्यकर्ता नाराज हो गए और बवाल शुरू हो गया। इस दौरान आह्वान के समर्थकों के साथ उनकी हाथापाई भी हुई, जिसमें 5 लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने इस मामले में 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। अमृतसर में कल पुलिस और सिख समुदाय के लोगों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। दूसरी ओर से उन पर पत्थर फेंके गए। कि बवाल तब हुआ जब भूख हड़ताल पर बैठे बापू सूरता सिंह के समर्थन में विरोध मार्च निकाला गया। भिड़ंत में डीएसपी जख्मी हो गए, जिन्हें अमृतसर रेफर किया गया है। पंचकुला के मोरन में पानी में डूबने से एयरफोर्स के 3 जवानों की मौत हो गई। 4 दोस्त घूमने के इरादे से मोरनी आए थे। उनमें से 3 ने पुल के पास पानी में नहाने का फैसला किया। तभी एक जवान का पैर फिसला। उसे बचाने की कोशिश में दूसरा जवान भी फिसल गया। तब तीसरे जवान ने उसे बचाने की कोशिश की और तीनों पानी में डूब गए। एयरफोर्स के अफसरों ने पंचकुला पुलिस को इस बात की खबर दी। इटावा में स्विमिंग पूल में डूबकर 2 छात्रों की मौत हो गई। हादसे के बाद स्विमिंग पूल मालिक और कर्मचारी फरार हो गए। हादसे के बाद नाराज परिजनों ने हंगामा किया। उनका आरोप है कि स्विमिंग पूल के संचालक और कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से दोनों बच्चों की जान गई है। पहले भी इस स्विमिंग पूल में एक बच्चे की मौत हो चुकी है। केरल के कोवालम तट पर 5 लोग समंदर में बह गए। देर रात उनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया। यह हादसा शनिवार की शाम हुआ। बताया जाता है कि 4 पीड़ित एथलीट थे, जबकि एक वॉलीबॉल कोच भी हादसे का शिकार हुआ है। कोस्टल पुलिस मछुआरों की मदद से लापता छात्रों और कोच की तलाश में जुटी है। उज्जैन में 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। शहर में बाढ़ के हालात बन गए हैं। नदियां उफान पर हैं। मंदिर डूबे हुए नजर आ रहे हैं। कई कॉलोनियों में पानी भर गया है। बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए प्रशासन की 6 रेस्क्यू टीमें बचाव कार्यों में जुटी हैं। कल बचाव दल ने 50 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। एहतियात के तौर पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। इंदौर में भी बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। शहर का 20% हिस्सा पानी में डूबा है। निचली बस्तियों में बाढ़ जैसे हालात हैं। आला अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। नगर निगम की 7 टीम रेस्क्यू में जुटी है। बीते 30 घंटों में 6 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइड की वजह से संकट गहरा गया है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी हो गए। एक्सप्रेसवे पर लंबा ट्रैफिक जाम भी लग गया। बिगड़ते हालात के बाद रेलवे ने पुणे से मुंबई के बीच 2 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया। बारिश के दौरान यूपी के मिर्जापुर में बिजली गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई। हादसे के वक्त बच्चे जंगल में पत्ता तोड़ने गए थे, तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जब बच्चे पेड़ की आड़ में पहुंचे तभी कड़कती बिजली गिरी। तीनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। वाराणसी में गंगा भी उफान पर है। जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। इस वजह से घाट किनारे के मंदिर पानी में डूबते जा रहे हैं। घाटों के किनारे मंदिर, सीढ़ियां सभी उफनती गंगा का हिस्सा बन चुके हैं। गौरतलब है कि यहां गंगा के पानी में करीब 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उफान बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर भी बारिश का संकट बरकरार है। बद्रीनाथ में बारिश की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर मलबा आ गया। इस वजह से हाईवे को बंद करना पड़ा। हालांकि 8 घंटे की मशक्कत के बाद उसे खोला जा सका। इस संकट के चलते बद्रीनाथ के तीर्थयात्री काफी देर तक फंसे रहे। उत्तराखंड के रानीखेत में बादल फटने से भारी तबाही हो गई। इलाके की उपजाऊ भूमि को इससे बड़ा नुकसान पहुंचा है। फसलें बर्बाद हो गई हैं। गांव के 1 दर्जन से ज्यादा घर टूटने के कगार पर हैं। इलाके के लोगों का संकट गहरा गया है। दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक पहुंचा, जो सामान्य से ज्यादा था।
मौसम विभाग की माने तो आज दिल्ली को राहत मिल सकती है। तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है। दिल्ली में 24 घंटे के अंदर हत्या की 3 वारदातें हो गईं। पहली वारदात शनिवार को जाफराबाद में हुई, दूसरी वारदात सीमापुरी में और तीसरी वारदात करदमपुरी की है। लोगों में इन हत्याओं को लेकर काफी रोष है। अब तक तीनों मामलों में गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पूर्वी दिल्ली के खिचड़ीपुर में चौथी क्लास के बच्चे के शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है। आरोप कबाड़ की दुकान चलाने वाले एक शख्स पर लगा है। मामले में पुलिस ने आरोपी राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी फरार बताया जाता है। दिल्ली के गोविंदपुरी में चोरों ने बड़े ही शातिर तरीके से रात के अंधेरे में दुकान का शटर तोड़ा, फिर उसमें रखे कैश और कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। लेकिन चोरों की एक करतूत वहां लगी सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। लोगों की माने तो चोरों ने पिछले 15 दिनों के अंदर इलाके में 2 दर्जन से ज्यादा चोरी की वारदातें की हैं। हावड़ा के बोटैनिकल गार्डन से एक लड़की बेहोशी की हालत में मिली। वहां तैनात गार्ड ने सबसे पहले उसे देखा और पुलिस को खबर की। बताया जाता है कि वो गंभीर रूप से जख्मी होकर झाड़ियों में पड़ी हुई थी। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि उसकी ऐसी हालत कैसे हुई। पीड़ित वीरभूम जिले की रहने वाली बताई जा रही है। अमेठी में 25 साल की महिला की संदिग्ध हालत में जलकर मौत हो गई। ससुराल पक्ष के लोगों का कहना है कि उसने गुस्से में केरोसिन डालकर खुद को आग लगा ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और मामले को संदिग्ध करार देते हुए मृतक के परिजनों को खबर कर जांच शुरू कर दी है। रोहतक में छात्रा से छेड़खानी के बाद बाइक से टक्कर मारने के मामले में तीनों आरोपियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। कल पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत उन्हें पकड़ा। शनिवार को भी तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन उन्हें चोट लगने की वजह से जमानत मिल गई थी। बाद में पुलिस ने कागजात के आधार पर पीड़ित लड़की के नाबालिग होने के बाद आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट भी जोड़ दिया। गुड़गांव में एक बलात्कार के आरोप में एक साधु को गिरफ्तार किया गया है। उस पर 14 साल की एक नाबालिग से रेप का आरोप है। पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी साधु को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के मुताबिक वो पिछले 1.5 साल से अपने आश्रम में ही पीड़ित का शोषण कर रहा था। जबलपुर में एक घर से 4 लाशें मिलने से हड़कंप मच गया है। माना जा रहा है कि घर के मुखिया ने पहले अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चियों को मार डाला और फिर खुदकुशी कर ली। इसकी खबर मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और अब इस मामले की जांच कर रही है। बहराइच में एक नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार की वारदात हुई है। पीड़ित का आरोप है गांव के पूर्व प्रधान के बेटे ने पहले उसे अगवा किया और फिर दूसरे लड़के के साथ मिलकर गैंगरेप किया। 24 घंटे तक आरोपी वारदात को अंजाम देते रहे। जब पीड़ित की हालत बिगड़ी तो उसे गन्ने के खेत में छोड़ दिया गया। होश में आने पर लड़की ने अपने घर वालों को इस घटना की जानकारी दी। आरोप है कि पुलिस ने मामले को रफा दफा करने का दबाव बनाया। हालांकि बाद में केस दर्ज कर लिया गया। लोढ़ा कमेटी के फैसले के अध्ययन के लिए बीसीसीआई ने कमेटी बनाई है। इस कमेटी की अगुवाई राजीव शुक्ला करेंगे, जो 6 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देंगे। रविवार को मुंबई में हुई इंडियन प्रीमियर लीग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में ये फैसला किया गया। बीसीसीआई ने लोढ़ा कमेटी के फैसले को भी स्वीकार कर लिया। रेसलर संग्राम सिंह ने दक्षिण अफ्रीका में हुई कॉमनवेल्थ रेसलिंग हैवीवेट चैंपियनशिप जीत ली है। शनिवार को देर रात हुए मुकाबले में संग्राम ने कनाडा के पहलवान जॉय लीजेंड को हरा दिया। इस फाइट से पहले ही संग्राम सिंह ने डेथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए थे, यानी मैच के दौरान रेसलर की मौत हो जाती है तो खुद उसके लिए जिम्मेदार होगा। इस जीत के साथ ही संग्राम के गांव मदीना में जश्न का माहौल है। ट्विटर पर बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन के फॉलोअर्स की संख्या 70 लाख के पार पहुंच गई है। इससे उत्साहित अभिषेक ने अपने फैंस को शुक्रिया बोला। अभिषेक की फिल्म ऑल द बेस्ट 21 अगस्त को रिलीज हो रही है। उसमें उनके साथ असीन और ऋषि कपूर भी हैं। नच बलिए सीरीज 7 के विनर बने अमृता और हिमांशु। कल घोषित हुए परिणाम में दोनों ने रश्मि और नंदिश की जोड़ी को मात दी। गोवा में 8वें मराठी फिल्म फेस्टिवल 2015 का आयोजन हुआ। आयोजक संजय शेट्टी के मुताबिक इस आयोजन में कुल 18 फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई।